इंडिया की तरफ से एक बड़ा स्टेप ये लिया गया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान पढ़ने के लिए ना जाएं। एक तो ये कि बहुत ही कम तादाद आती है, इसकी वजह ये है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। यार एजुकेशन को छोड़ो, जो लीडर्स होते हैं ना वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को कि वो किस तरह के हैं, कौन से हैं। जब हमारे लीडर्स करप्ट आ चुके हैं यार, अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग आ चुके हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि हमारी डिग्री की क्या मांग होगी। हम तो रिकॉग्नाइज्ड हो गए ना ऑल द वर्ल्ड कि हम भिखारी हैं। ठीक है, बात तो ये वाला, अगर आप लोग पाकिस्तान इंडियन मतलब जो हिंदुस्तानी है या जो इंडियंस है उनको अगर आप पाकिस्तान जो है वो पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे भाई। सबसे बड़ी यानी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में जो है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज का नाम आता है। हमारे यहाँ जब आप अपने लोगों को भेजेंगे, इंडियंस यहाँ पर आएंगे, तो हम उन्हें कितनी जबरदस्त एजुकेशन देंगे। तो कहीं वो ऑक्सफोर्ड में किसी जगह नहीं पढ़ सकते, यकीन कीजिए आप लोग, कसम से कसम से। नमस्कार दोस्तों, अब अगर आप देखो तो इंडिया और पाकिस्तान की एक आइडियल सिचुएशन ये हो सकती थी कि भाई पाकिस्तान के हज़ारों स्टूडेंट जो है वो इंडिया में आ सकते थे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि जैसे अफ़गानिस्तान के भी कई सारे हज़ारों स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया में, ठीक है, अफ्रीका के भी आते हैं, कई सारे कंट्रीज़ के साथ हमारे टाई अप है, एजुकेशन टाई अप जो कहते हैं। उसी तरीके से पाकिस्तान को भी इसका बेनिफिट मिलता, इंडिया के भी जाते। मतलब जो मुझे नहीं पता कि वहाँ की कोई ऐसी कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी है जो इंडियंस को इतना इम्प्रेस कर जाए, लेकिन फिर भी ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स होते जो जिनको इंडिया में एडमिशन्स ना मिलते और जो रशिया और यूक्रेन और फिलीपींस नहीं जाना चाहते थे क्योंकि ज़्यादा खर्चा हो जाए, तो अपनी सिर्फ एजुकेशन फिनिश करने के लिए पाकिस्तान जा सकते थे। लेकिन अब दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के एजुकेशन को इंडिया में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज भी कश्मीर से थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान जाते थे। लेकिन अब ये डिसाइड कर लिया गया है कि ये अब सिचुएशन नहीं होगी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। इंडिया की तरफ से एक बड़ा स्टेप ये लिया गया है कि वहाँ से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान पढ़ने के लिए ना जाएं। इंडिया ने मना किया है कि वहाँ के स्टूडेंट्स पाकिस्तान पढ़ने के लिए ना आते हैं। लेकिन एक तो ये कि बहुत ही कम तादाद आती है, इसकी वजह ये है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। लेकिन कहा ही जाता है कि जो ज़्यादा लोग वहाँ से अगर आते हैं वो मैक्सिमम 150-200 के करीब होते हैं। उनकी भी बड़ी तादाद जो आती है वो आती है इंडिया में जो कश्मीर है वहाँ से, तो कश्मीर से ज़्यादा तादाद यहाँ पर आती है, मतलब 150-200 में से समझ लीजिए कि अगर 150 आते हैं तो उसमें से 100, 120, 30 लोग जो हैं वो कश्मीर से आते होंगे और 15-20 लोग अगर दूसरे इलाकों से आते हैं, कुछ इस तरह का बताया जाता है। तो मना जो किया गया उनको इसलिए मना किया गया है कि हम ये तो कंसर्न की यकीनन खबर है, मैं इसलिए शामिल करी हूँ कि उस वक्त ऐसा किया जाता है कि जब कोई हालात ख़राब होने वाले हों। अभी तो बड़े अच्छे हालात चल रहे हैं तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसकी कुछ और वजूहात वो ये हो सकती हैं कि हालात किस वक्त ख़राब हो जाए दोनों मुल्कों के वो पता नहीं चलता। तो हो सकता है इस वजह से कहा हो कि फिर, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि जब कोविड के दिन हुए थे तो फिर जिन लोगों ने इधर से उधर या उधर से इधर आना था, क्योंकि यहाँ से भी लोग जाते हैं ना वहाँ पर, तो जिन स्टूडेंट्स ने इधर से उधर या उधर से इधर आना था उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। यार एजुकेशन को छोड़ो, जो लीडर्स होते हैं ना वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को कि वो किस तरह के हैं, कौन से हैं। जब हमारे लीडर्स करप्ट आ चुके हैं यार, अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग आ चुके हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि हमारी डिग्री की क्या मांग होगी। हम तो रिकॉग्नाइज्ड हो गए ना ऑल द वर्ल्ड कि हम भिखारी हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया था उठ के जी बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो जब हम चूजर्स हैं ही नहीं तो मैं क्या कह सकती हूँ। आई एम सॉरी। तो सर मेरी बात सुने, क्या हमें भी इंडिया की एजुकेशन से सीखते हुए आप अपने मुल्क में उस तरह की एजुकेशन सिस्टम लेकर आना चाहिए जिस हिसाब से इंडिया अपनी यूथ को प्रमोट करे अपनी एजुकेशन सिस्टम से? जी बिल्कुल लेके आना चाहिए। तो हमें यानी कि इंडिया से सीखना चाहिए उनके एजुकेशन सिस्टम से? हाँ जी बिल्कुल सीखना चाहिए, उनको कॉपी करना चाहिए। मतलब एजुकेशन की वजह से आप दूसरी भी टेक्नोलॉजीज में भी इंडिया बहुत आए गया। अब हमारे पाकिस्तान में आईटी का इतना स्कोप नहीं है जितना कि इंडिया में, बल्कि वो टॉप 10 में आता है आईटी में। हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है उसमें, वो भी एजुकेशन का। अगर हमारे पाकिस्तान में आईटी की भी एजुकेशन दी जाती है, मतलब आईटी में डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं। अब आप देख लें फ्रीलांसिंग का, कोई भी फ्रीलांसिंग कोई काम कर रहा है फाइवर या अपवर्क पे, तो वहाँ पे हम जाके देखते हैं ना, अभी मैं काम करता हूँ खुद फ्रीलांसिंग में, वहाँ पे हम जाके देखते हैं ना पाकिस्तानी बहुत कम है। क्यों?
उनको पता ही नहीं है, इंडिया वाले भरे पड़े। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मैं बड़ी नाराज हूँ। ये क्या बात हुई है? आप लोगों ने ये क्या किया? ये देखिए, आज मैंने ये नोटिफिकेशन देखा, कई लोगों ने लगा रखा है, जिसमें हमारे इंडियन दोस्त भी हैं और पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, और इंडिया की जो कहना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और उन लोगों ने कहा है कि जी यहाँ से मतलब पाकिस्तान आप किसी को हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजेंगे। मतलब कमाल करते हैं जी, ये क्या बात हुई है भला? अगर आप लोग पाकिस्तान इंडियन मतलब जो हिंदुस्तानी है या जो इंडियंस है, उनको अगर आप पाकिस्तान जो है वो पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे भाई? सबसे बड़ी यानी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में जो है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज का नाम आता है। सबसे ज्यादा अक्लमंद और सबसे ज्यादा पढ़े हुए लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। आप चाहे गूगल देख लीजिए, चाहे आप फेसबुक देख लीजिए, चाहे आप ट्विटर देख लीजिए, चाहे आप जो मर्जी किसी भी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके सीईओज देख लीजिए। हाँ, हमें पता है वो इंडियंस लगे हुए। मैंने कब कहा कि पाकिस्तानी लगे हुए? मैंने कहा क्या? नहीं ना। हाँ, तो लेकिन वो सब लोग पाकिस्तान से पढ़ के गए हैं, ये आपको नहीं पता होगा। तो आप जाइए और उन लोगों की प्रोफाइल चेक कीजिए, अच्छे से चेक कीजिए, आंखों में आई ड्रॉप डालिएगा अगर दिखाई ना पड़े तो। जो लोग सच्चे होंगे, जो लोग अच्छे होंगे, जो लोग नेक होंगे, उनको उनकी प्रोफाइल में पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आ जाएगा। और अगर आप लोग अच्छे नहीं होंगे, आप लोग लोगों को तंग करते होंगे, आप लोग पकौड़े ज्यादा खा लेते होंगे, आप लोग जो घर में जो है ना वो खीर सारी खा जाते होंगे, तो आप लोग को नजर नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि जी ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि जब यहाँ पर आपके लोग आएंगे हायर एजुकेशन के लिए तो हम उनको पढ़ाएंगे कि जी देखिए, जापान और जर्मनी के बॉर्डर आपस में मिल जाते हैं, साल में 12 मौसम होते हैं। उसके साथ साथ आप जानते ही हैं कि कहाँ कहाँ की और किधर किधर की एजुकेशन जो है वो हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो भी बहुत लाइक फाइक हैं, और हमारे एजुकेशनिस्ट जो उनकी तो क्या ही बात है। इतने मदरसे हैं ना कि बस आप पूछिए ही मत। हम उनको मदरसों में भेज देंगे, वहां पे भी बड़ा जबरदस्त पढ़ाया जाता है। जब वो बाहर निकलेंगे तो आप हैरान ही हो जाएंगे। लेकिन खैर ये आपने बड़ा गलत किया, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं आपकी परमिशन से सर एक दो मैं आपको ना एग्जांपल्स देना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ के लोग जो है ना वो कितनी जबरदस्त किस्म की एजुकेशन हम अपने लोगों को देते हैं, अपने लोगों को पढ़ाते हैं कि यकीनन आप फिर ये नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे मोदी जी। मुझे आप पे भरोसा है। लेकिन पहले ये देख लीजिए, 1,05,19,000 10 करोड़ 5,19,121 है। 10 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 5,19,121। देखा आपने। ये जी हम जो है ये फवाद चौधरी साहब थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम कितनी जबरदस्त किस्म की एजुकेशन देते हैं। खैर मेरा ख्याल है आपको मजीद वीडियोस भी दिखानी होंगी, उसके बाद ही जो मोदी जी कोई फैसला कर पाएंगे। और मुझे यकीन है कि मेरी ये वीडियो मोदी जी तक जरूर पहुंचेगी, और उसके बाद वो अपने लोगों को कह देंगे इंडिया में कि अगर आपने कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। और ब्रश भी जरूर कर सकते हैं। ब्रश का इस्तेमाल ऐसा है कि दिन में कम से कम 2 मरतबा करें, अच्छी तरह से करें, और इसका एहतमाम करें कि कहीं जा रहे हो तो भी ब्रश करें। अगर आप सफाई रखेंगे तो कीड़ा भी नहीं लगेगा, और मसूड़ों के अंदर भी खराबी नहीं होगी, और दांतों की बीमारी नहीं होगी सारी उम्र। हाँ, ये थे हमारे जी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब। हमारे यहाँ जब आप अपने लोगों को भेजेंगे, इंडियंस यहाँ पर आएंगे, तो हम उन्हें कितनी जबरदस्त एजुकेशन देंगे। तो कहीं वो ऑक्सफोर्ड में किसी जगह नहीं पढ़ सकते, यकीन कीजिए आप लोग, कसम से। और हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स जो हैं वो इंडिया में हैं। इनइक्वालिटी सारी बात है बहुत ज्यादा है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है, पैसा ग्रो कर रहा है, पैसा है इस वक्त। तो अब जारी बात है पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं। हम उस तरह पैसा हमारे पास है भी नहीं है, कैश उस तरह है नहीं है। हमने कोशिश करनी होती है जुगाड़बंदी हो जाए, क्योंकि कैश नहीं है। तो फिर जुगाड़बंदी के लिए फिर हम चीन में चले जाते हैं, हम टर्की के पास चले जाते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह। वो जारी बात है आपने वो डिफेंस पे तो करना है, हम इंडिया के साथ वैसल टू वैसल कॉम्पिटिशन तो नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो मैं समझता हूँ कि
ये हैं इंडिया के जो बड़े लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उसमें यूएस, चीन है, यूएई है, सऊदी अरब है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हांगकांग, इस तरह के ममालिक हैं। तो दैट गिव्स के ये एक बड़े पैमाने पे चीज़ है। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैं आई एम जस्ट गिविंग यू अ केस दैट व्हाई इंडिया इज स्पेंडिंग टू मच ऑन डिफेंस। बैक इन 29-20 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो दैट वाज $74.4 बिलियन थी। अब आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पे किस पैमाने पे वो खड़े हुए थे कि दे वर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन, दे आर इन अ पोजीशन टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस। और इंडिया जो है वो 2013 से 18 तक जो था वो दुनिया की तेज़-तरीन मेजर इकोनॉमी रही। इवन के बीच में चाइना को भी वो कह रहे हैं कि इस जो है वो ग्रोथ से चाइना भी बीच में ग्रो नहीं किया जितनी ये किए हैं। और जो अगर आप देखा जाए तो अभी जो है वो इंडिया को एडवांटेजेस ज़्यादा इसलिए थे कि ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से यंग पॉपुलेशन है और इस तरह के जो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं और हुए। लेकिन आपको पता है 2017 में थोड़ी इकोनॉमिक शॉक्स आए जब डीमोनेटाइजेशन की बात हुई, गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्सेस वगैरह इंट्रोड्यूस कराए गए। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हुई, तो अब उसके लेकिन फिर इंडिया को एक पुश जो है वो आया है। तो ये दीज़ आर द बेसिकली रीज़न्स कि फिर डब्ल्यूटीओ में इंडिया ने अच्छा प्ले किया, फिर लेबर फोर्स इंडिया के पास अच्छी है और कहा जा रहा है कि 500 मिलियन वर्कर्स हैं। ये एक बड़ी लेबर फोर्स है, सेकंड लार्जेस्ट लेबर फोर्स है। बल्कि इस वक़्त 5 लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर जो 2021 में थे, यानी कि पिछले साल थे, उसमें यूएस से था, उसमें चाइना था और उसमें तीसरे नंबर पे भारत आता है, चौथे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम और 5वें पे रशिया आता है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं दैट वेयर डज़ इंडिया स्टैंड्स। आपको जान के है जो है वो शॉक होगा कि अगर अमेरिका दुनिया का 38% टोटल जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है कर रहा है, तो 38% टोटल अगर दुनिया का जितना भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो रहा है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि दुनिया का जो ऑलमोस्ट वो आप कह लें कि वर्ल्ड जो दुनिया का जो टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो $2 ट्रिलियन से ज़्यादा है, $2 ट्रिलियन से। सो कीप दिस इन माइंड दैट इंडिया जो यूनाइटेड स्टेट्स है दैट स्पेंड्स अराउंड 38% ऑफ दैट। चाइना जो है दैट उस 2 ट्रिलियन में से चाइना स्पेंड्स 14% ऑफ दैट। और उसके बाद बिल्कुल तीसरे नंबर पे 3.6% इंडिया आता है। अब देखें कहाँ 38% और उसके बाद इतने बड़े गैप के बाद 14% और 14% के बाद 3.6%। उसके बाद फिर आपका यूके 3.2%, उसके बाद रशिया है 3.1%, फ्रांस 2.1%, जर्मनी 2.7% एंड सऊदी अरेबिया पहला जो इस्लामिक मुल्क है वो 2.6% पे आता है। खैर एनीहाउ देन इट गोज़ ऑन एंड लाइक ये चलता रहता है। खैर एनीहाउ ये ज़ाहिर बात है ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? वो है ना एक आई थिंक गाना है या क्या था एक चीज़, इसको समझने की भी ज़रूरत है। अब दुनिया के बहुत सारे ममालिक बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है दैट हैज़ रीच्ड $76.6 बिलियन और जैसे मैंने बताया थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और ये पिछले साल से यानी कि 2020 से दिस हैज़ कम एट 0.9% इसका इंक्रीज़ उन्होंने किया है। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट फ्रॉम 2012 ये जो परसेंटेज है दैट 33% ज़्यादा है। यानी कि 2012 में जितना इंडिया जो डिफेंस पे लगा रहा था उसके 2021 में आ जाएं तो ये 33% इंक्रीज ऑलमोस्ट आप कह लें कि उन्होंने 40% 35% के करीब उन्होंने बजट अपना बढ़ा दिया। 50-50 हो जाना अगले 1-2 सालों में आप देखिएगा कि 50% तक इंडिया जा रहा है व्हेन इट कम्स टू फ्यू इयर्स की माइंडा की बात करो, अभी नहीं। अभी तो जैसे मैंने बताया कि जो 2012 में स्पेंडिंग कर रहा था उससे 33% ज्यादा वो कर रहा है। और क्योंकि इंडिया ने एक पुश लगाया है उसको कहते हैं एक जो इंडिजिनस आर्म्स इंडस्ट्री की पुश है वो कर रहा है। और अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो बड़े पैमाने पे जो है वो एक्विजिशन कर रहा है, वेपन्स के हवाले से खरीद रहा है और ये चीज़ें वो कर रहे हैं। अब इसमें ज़ाहिर बात है जो सबसे बड़ा आपको पता है कि महान जो मुल्क है जो इस पे पैसा लगा रहा है वो तो ऑब्वियसली अमेरिका है जो कि तकरीबन $801 बिलियन $801 बिलियन इन 2021
और जिसे आप कह लें कि अब ये बहुत बड़ा पैसा है, दैट इज 3.7% ऑफ द जीडीपी। इंडिया जो है जाहिर बात है इतने बड़े पैमाने पे ये कर रहा है, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है मिडल, जिसे आप कह लें कि एक मिडिल इनकम डेवलपिंग मार्केट इकोनॉमी है, दुनिया की छठी जो है वो कहा जा रहा है कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी के हवाले से जो है वो छठे नंबर पे है। फिर यह परचेजिंग पावर पैरिटी के हवाले से दुनिया में तीसरे नंबर पे है। और मैं रिसेंटली देख रहा था आईएमएफ कह रहा है कि ये 8.2% पे ग्रो करेगी। अच्छा, इंडिया का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स माजी में रही हैं वो एक प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल लेके आती थी, जिसमें स्टेट इंटरवेंशन ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक रेगुलेशन स्टेट बहुत ज़्यादा करती है और इस तरह की चीज़ें जो होती थी। लेकिन जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई बैक इन 1990 जो 1989 में, तो वहाँ पे अगर आप देखें कि 1991 में आप कह लें या 1989 में डिफरेंट उस पे बात होती है, तो इंडिया जो है वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मॉडल पे आ गया और फिर इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना रुका नहीं है। और जो स्टार्ट हुआ 21st सेंचुरी का ऑन एवरेज जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो 6 से 7% पे ग्रो की, जिसकी वजह से इंडिया इतना डिफेंस पे लगा सकता था। अगर दुनिया में वो तीसरे नंबर पे स्पेंड कर रहे हैं जो कि 76.6 बिलियन डॉलर है, तो वो समझते हैं कि वो हमारे लिए जायज़ है। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, यूके, रशिया जो है ये टोटल 62% ऑफ द टोटल जो है वो स्पेंडिंग करते हैं, जिसमें ज़ाहिर बात है चाइना भी एक बड़ा प्लेयर है और मेरा ख़्याल है चाइना जो है वो उनका कहा जाता है कि 27th कंसेक्टिव ईयर है कि चाइना जो है अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, जो कि उसको बढ़ा के $293 बिलियन तक आई थिंक वो ले गए हैं। सो बड़े पैमाने पे चाइनीज़ जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि ये जो ट्रैजेक्टरी है चाइना की ये ऊपर जा रही है। इंडिया जो 76.6 बिलियन डॉलर पे खड़ा हुआ है, चाइनीज जो है वो $293 बिलियन पे खड़े हुए हैं। सो इट मीन्स के दे आर ऑन अ ट्रैक। इंडिया जो है वो शायद वो फॉलो करने की कोशिश करेगा और जो है वो उसको करेगा। और मजे की बात मैं देख रहा था कि जो रशिया जो कि इंडिया का बड़ा प्लेयर है, इंपॉर्टेंट पार्टनर है, जो रशियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इंडिया की तरफ कम हुई हैं। मतलब द रीज़न बिहाइंड इज़ कि इंडिया जो है उसने अपने आप को थोड़ा-सा एक्सपैंड किया और मुल्कों की तरफ भी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि चाइना अकेला $293 बिलियन डिफेंस पे लगा रहा है। यूरोप मिलके जो है वो 418 बिलियन डॉलर लगा रहा है और इंडिया जो है वो 17.6 बिलियन डॉलर लगा रहा है, जो कि यूके और बाकी फ्रांस वगैरह को पता यार है साढ़े नाल ते एक गेन। सो that gives a direction to India. That gives a direction to India के पाइन this is a country where you have to invest. अब दिस इज अ कंट्री तब जाके वो होता है। मैंने अक्सर हमने पाकिस्तानी जो है वो बात जब करते हैं वेस्टर्न ममालिक से कि भाई पाकिस्तान को भी वेपन्स दो, तो वो कहते हैं भाई उनके पास तो पैसे हैं और फिर इंडियंस जो है वो रोक देते हैं। वो कहते हैं नहीं, आपने पाकिस्तान को नहीं देना। और मैं इस बात को पर्सनली आई नो, आई हैव मेट फ्यू पीपल पर्सनली, ठीक है, जो कि डिफेंस सेक्टर में इन चीज़ों को देखते थे, दे वर नॉट पाकिस्तानीज, और उन्होंने हमें कहा कि भाई इंडियंस हमें जो है वो क्लियरली कहते हैं कि आपने पाकिस्तान को नहीं देना। एंड देयर वर सम यूरोपियन ममालिक के लोग थे। तो ये चीज़ें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बंदा कोशिश तो करता है कि क्योंकि हमारा एक ट्रेडिशनल आर्क राइवल है तो हम उसको जो है वो नहीं पीछे हट सकते। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो ईरान की जो मिलिट्री बजट है, जो हमारा बिल्कुल नेबर है, वो भी तकरीबन बढ़ा है और तकरीबन $24.6 बिलियन तक है। पाकिस्तान का इतना डिफेंस बजट नहीं है, लेकिन उनकी जो फंडिंग है वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को जाती है और इस तरह की चीज़ें। सो इसी तरह मैं समझता हूँ कि बहुत सारे, जर्मनी आप देखें बहुत बड़ी इकोनॉमी है लेकिन $56 बिलियन लगा रहा है डिफेंस पे, ठीक है जी, जो कि सबसे मेरा ख्याल है बड़ा स्पेंडर है। इसी तरह कतर एक इस्लामिक मुल्क है, $11.6 बिलियन लगा रहा है। हम भी कोई इतने ही इसी के करीब ही हैं, 11-12 अरब डॉलर के करीब हम डिफेंस पे लगा रहे हैं, जो कि ज़ाहिर बात है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में उसमें कोई नहीं है। इंडिया, अगर अब आप अमेरिका को देखें तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि अमेरिका बहुत पैसा लगा रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मच ऑफ द मनी द अमेरिकन्स आर स्पेंडिंग, दैट इज स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो यूएस मिलिट्री की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो 24% इंक्रीज किया फ्रॉम 2012 टू 2021 के बीच में।
यानी कि आप देख लें कि जो है वो जिस तरह हम इंडिया की बात कर रहे थे कि जिस तरह उनका 2012 से 2021 तक 33% डिफेंस बजट इंक्रीज किया है, अमेरिका ने अपना जो डिफेंस रिसर्च है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, दैट हैज इंक्रीज 24%, वो उन्होंने बढ़ा दी है, बिकॉज उनको पता है कि आर्म प्रोक्योरमेंट फंडिंग शंडिंग जो है उन्होंने गिरा दी है। उन्होंने जो आर्म्स प्रोक्योर करते थे उसकी जो फंडिंग है वो 6.4% कम कर दी है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक बलूचिस्तान की एक लेडी थी जो वेल एजुकेटेड थी, वो उसने खुद को उड़ा दिया यहाँ पर। अब ज़रा सोचिए कि बलोच लोग कितना यहाँ पर उनके लिए कितनी सिचुएशन टफ कर दी गई है कि पढ़ी लिखी बलोच लड़की जो थी उसको ये करने पर मजबूर कर दिया गया। मतलब हालात इतने ख़राब है पाकिस्तान के अंदर बलोच लोगों के कि भाई उनको उठा तो लिया जाता है लेकिन सालों तक उनकी कोई न्यूज़ नहीं आती कि भाई आखिर वो भाई साहब है कहाँ। आप अगर नेट पर जाकर बलूचिस्तान के लोगों के किस्से सुनोगे ना तो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने उतने बड़े लेवल पर यहाँ पर उन पर अत्याचार किए हैं कि आपको मतलब एक होता है कि आपको दया आएगी और एक होता है कि आपको मतलब ऐसा आएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, दया से भी विपरीत हो जाएगा। लेकिन अभी भी बलूचिस्तान को उस हिसाब से पाकिस्तान काउंट नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो सिर्फ पंजाब मैटर करता है। पाकिस्तान का जो पंजाब है वही, अगर वहाँ पर कुछ होगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हिलेगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। शारी बलोच एक हाईली क्वालिफाइड खातून थी और शारी बलोच उसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर चुकी थी। जिस यूनिवर्सिटी के सामने शारी बलोच ने अपने आप को उड़ाया है, उसने उसी तालीमी इदारे से तालीम हासिल की। शारी बलोच ने, जो मैंने कहा कि हाईली क्वालिफाइड है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि शारी बलोच का जो ट्विटर प्रोफाइल है वो अभी तक एक्टिव है। एक्टिव से यानी ये कि डीएक्टिवेट नहीं किया गया, अभी तक मौजूद है। और उसके ऊपर जो उसकी प्रोफाइल में उसकी मालूमात लिखी हैं वो उसने लिखी हैं कि बलोच, बलोची, बलोचिस्तान, आगे उसने हार्ट बनाया हुआ है दिल, और फिर एमएससी ज़ूलॉजी, एमएड एंड एमफिल इन एजुकेशन। इतनी हाईली क्वालिफाइड खातून ये काम कैसे कर सकती है? सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा ये भी है कि शारी बलोच के वालिद फादर 20 ग्रेड ऑफिसर के तौर पर रिटायर हुए हैं और शारी बलोच की बहन और शौहर भी डॉक्टर हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान है कि इतनी हाईली क्वालिफाइड एक लड़की, और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ वो किसी तरीके से पढ़ लिख गई और उसका जो ख़ानदान है वो बिल्कुल जाहिल और बहुत ही एक महरूम तबके से उसका ताल्लुक़ नहीं, उसका सारा ख़ानदान पढ़ा लिखा, जो कि अभी तक तफसीलात सामने आ रही हैं। जो इन्फॉर्मेशन अगर ये ज़राए जो बता रहे हैं वो दुरुस्त है तो इसके मुताबिक उसकी ये मालूमात है, ये इन्फॉर्मेशन है। तो अभी ये जो सुइसाइड हमला हुआ है, तो अब जारी बात है जब ये चीन जाएंगे तो सबसे पहले तो चाइनीज ने कहना पहला सानू ऐ दसो। और ये जो लोग, जारी बात है, जो मारे गए हैं, जो चाइनीज बेचारे, ये बड़े पढ़े लिखे लोग थे, ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को चला रहे थे। दे आर रियली ग्रेट पीपल इन दैट सेंस के इन लोग ये पाकिस्तान में आके चाइनीज लैंग्वेज की प्रमोशन कर रहे थे। और मैं आई हैव मेट फॉर्मर कन्फ्यूशियस के जो डायरेक्टर्स होते हैं, और मैं जगहों पर नाम नहीं लेना चाहता जहाँ भी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन मैं उनसे मिला हुआ हूँ और मैं इनके लोगों को बड़े अच्छे से मिला हूँ, इंगेज किया, डायलॉग किया है और बातें काफ़ी हुई हैं। सो दे आर वेरी वेलकमिंग एंड वो काफ़ी काम कर रहे थे। और बल्कि मुझे इस तरह का पता है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तो जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाने लगी है। और शायद इस तरह नहीं पता होगा, लेकिन मैं बताऊँ कि जो मैं जिन डिफरेंट कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स को मिला, तो वो हमें बताते थे कि हमें हर रोज़ किसी यूनिवर्सिटी से, किसी स्कूल से रिक्वेस्ट आ रही होती है कि हमें चाइनीज़ टीचर चाहिए। तो बहुत सारे चाइनीज़ टीचर तो हमने चाइना से अरेंज करके दिए हैं पाकिस्तानी स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को। फॉरगेट यूनिवर्सिटियाँ, जो प्राइवेट कॉलेज स्कूल हैं हमारे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, वो बड़े पैमाने पे, लाहौर, बड़े पैमाने पे चाइनीज़ लैंग्वेज की प्रमोशन वो कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। सो चाइनीज़ जो है ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। पहले वो दासू में हुआ, अब ये हुआ, और ये कोई वो मामूली लोग तो नहीं है। ये जारी बात है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को चला रहे थे। और अब जैसे मैं बता रहा था कि जब अब ये लोग जाएंगे, ठीक है जी, जाएंगे चाइना, जाएंगे शहबाज शरीफ साहब, और वहाँ पे जाके बात होगी कि भाई क्या करना और क्या नहीं करना।
तो एक चीज़ तो होती है, फिर एक नई वो चाइनीज़ हमारे सामने रख देंगे। और लास्ट टाइम भी पता है चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा टफ टाइम दिया था। अभी भी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ज़ाहिर बात है भागे-भागे चाइनीज़ मैंने देखा है कि सिंध के चीफ मिनिस्टर जो हैं मुराद अली शाह वो चाइनीज़ कॉन्सुलेट गए और उन्होंने बताया जाके कॉन्सल जनरल को कि हम क्या कर रहे हैं। फिर चाइनीज़ एम्बेसडर के ऊपर बलूचिस्तान में हमला हुआ, फिर दासू में हुआ। तो ये जो पैटर्न बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है उन्होंने ये शुरू किया है, ये ज़ाहिर बात है एक आप ये समझिएगा कि ये एक इंतहाई खतरनाक पैटर्न है और हमने अगर इसको फॉलो ना किया, ध्यान से ना दिया तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएँगे। अगर आप जो हमारे ज़रब ऑपरेशन है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो नेशनल एक्शन प्लान की तरफ से वो जब हुई तो दहशतगर्दी और सुसाइड बॉम्बिंग बड़ी कम हो गई थी। फिर बीच में ये दोबारा जो है वो काम जो है वो शुरू हो गया क्योंकि मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा हम लोगों ने सियासत पे ध्यान देना शुरू कर दिया और हमने जो अपने पर्सनली जो मैटर्स थे व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी उसको इग्नोर कर दिया समहाउ। सियासतदान हमें डिट्रैक्ट कर लेते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब ने तमाशा लगाया हुआ है कि वो कहते हैं नहीं मुझे पावर में दोबारा लेके आओ। तो वो जो ड्रैग करते हैं मिलिट्री को मैं समझता हूँ दैट इज़ वेरी अनफेयर, ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये एथनो सेपरेटिस्ट अटैक्स इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर रहे, ये टेररिस्ट अटैक्स होते रहे, ये चीज़ें चलती रही तो फिर आप ज़हन में रखिएगा कि हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे और चाइनीज़ भी हमसे नाराज़ होंगे। और वो एक बात है कि अगर ये जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं ये चाहें तो अपनी इस्तेदाद बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये सारे पढ़े लिखे लड़के हैं। रिसेंटली मुझे पता चला था कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से एक लड़का जो है वो यहाँ से पढ़ के गया और उसने जाके बलूचिस्तान में वो मारा गया और उसको वो हुआ। सो ये जैसे आप कह लें कि ये अर्बन मिडल क्लास हो, एजुकेटेड हो, दे ऑल पीपल विद द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, लेकिन समहाउ दे आर इनटू दिस के कलेक्टिव ह्यूमिलिएशन की बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने रिवेंज लेना है और ट्राइबल कल्चर है। सो वो कहा जा रहा है कि इनके साथ बैठ के बात की जाएगी। उधर आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में जो पख्तून हैं उनके अंदर भी एक ख़ास किस्म का गुस्सा है। अभी वो चीज़ें ठीक वहाँ पे ठंडी नहीं हुई लेकिन समहाउ वहाँ पे बड़े पैमाने पे मिलिट्री ऑपरेशन करके उनको सबड्यू किया गया। और जो सब नेशनलिज्म है उसका पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्ट है कि सब नेशनलिस्ट ट्रेंड्स को कैसे हमने रोकना है। और चाइना अगर चाइनीज़ को अटैक किया जाता है तो फिर ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होगा कि हमने आइंदा किस तरह ये चीज़ें करनी है। मेरा ख़्याल है कि इस पे हुकूमत जो है वो ज़ाहिर बात है तरले ही जाके करेगी चाइनीज़ के, कहेगी कि नहीं हम आइंदा ख़्याल रखेंगे, आइंदा कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैंने जस्ट आपको ये ट्रेंड बताया है कि इसी साल में आपके जो 5वां ये सुसाइड हमला हुआ है और 3 जो हैं वो BLAs ने मजीद ब्रिगेड जो है उन्होंने किए हैं। और पहले ये बलूचिस्तान में किए हैं इन्होंने नौशकी एंड पंजगूर में और अभी ये कराची में कर रहे हैं। सो आप ज़हन में रख लें कि आइंदा भी ये जो है वो हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि अगर गवर्नमेंट जो है और मिलिट्री और जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह अपनी एनर्जी इधर डेडिकेट करते हैं कि इस वन पॉइंट एजेंडे पे ये जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं इनको कैसे ठीक किया जाना चाहिए। और अगर तो वो ज़ाहिर बात है आपके साथ टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है, जो कि मुझे नहीं लगता वो बैठने को तैयार है, तो फिर मैसिव फोर्स यूज़ करें with all that political support from all the quarters, from all political parties और मसले को हल करें एंड वंस फॉर ऑल हल करें। ताकि हमने कोई और काम भी करना है, हम पूरी ज़िंदगी इस तरह तो नहीं रह सकते कि कभी इधर धमाका हो, कभी उधर धमाका हो गया, कभी ये जमात उठ गई, कभी वो जमात उठ गई। या TTP है, ISKP है और अभी ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है मजीद ब्रिगेड। सो लेट्स सी गवर्नमेंट इस पे क्या रिएक्शन देती है, लेकिन ज़ाहिर बात है कुछ बड़ा होगा राइट आफ्टर दिस। जी बिल्कुल, देखिए आज जामिया कराची की हदूद में जो है वो एक खुदकश हमला जो है वो सामने आया था, जिसमें खातून बमबार ने जो है वो चाइनीज गाड़ी जो है वो उस पर बम ब्लास्ट किया था, जिसमें 3 चाइनीज और एक जो है वो लोकल पाकिस्तानी जो है वो उसमें हलाक हुआ था, जबकि 4 जो है वो जख्मी हुए। CCTV फुटेज की तस्वीर जो है उसमें जो है वो वाज़ेह देखा जा सकता है कि जो खातून खुदकश बमबार है वो रक्शे में जो है वो दाखिल हुई है, उसकी विदाउट एनी जो है वो सिक्योरिटी
की चेकिंग के जो है वो दाखिल हुई है। बताया जा रहा है कि उसने इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर वो जो गेट है चाइनीज जो जहाँ पे खुद का बमबार हमला किया था, उसके बाद वहाँ पे जो है वो उसने हमला किया है और उसके नतीजे में 4 अफराद जो है वो चाइनीज, 3 चाइनीज और 1 पाकिस्तानी जो है वो हलाक हुआ है। शाहरुख, ये जो अब तस्वीर आई हैं दूसरी सीसीटीवी फुटेजेस से जो ली गई हैं रिक्शे वाली, इसमें देखा जा सकता है कि 2 लोग रिक्शे में पीछे सवार हैं। क्या ऐसा ही इस बात की तस्दीक हुई है कि इस खातून के साथ कोई और भी मौजूद था उस वक्त? जी, इसकी मुकम्मल तौर पे क्लियर करने की जो प्रोसेस है सीसीटीवी को वो जारी है, जिसमें नंबर भी इस वक्त रक्षे का जो है वो वाजे नहीं हो सका कि वो आया कि रक्षे वाला भी जो है वो खुदकश बमबार के साथ मुलव्वस है या नहीं। उसकी भी तहकीकात जो है वो पुलिस ज़राए जो है वो इस वक्त बता रहे हैं कि उसकी भी तलाश जो है वो जारी है। जो रक्षा ड्राइवर जो है वो खुदकश बमबार को अंदर लेके आया, उसकी भी तहकीकात जो है वो की जा रही है और सीसीटीवी को क्लियर करने के बाद, फिल्टर करने के बाद जो है वो पता चलेगा कि जो रक्षे में कितने लोग जो है वो इस बारे में अभी तहकीकात जारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहरुख शाह। ये जो इंडिया ने मारा था इधर मिसाइल, क्या कर लिया था आपने? एक एहतजाज, एटमी कुव्वत के मुंह पे थप्पड़ मार के क्या कर लिया था आपने? मिलिट्री को, एस्टेब्लिशमेंट को हार्डवेयर चाहिए था वहाँ से। अब वो हार्डवेयर कैसे आता है? पाकिस्तान चाइना से JF-17 थंडर जो है वो एयरक्राफ्ट्स खरीद रहा है और JF-17 जो है उसके अंदर जो इंजन्स लगे हुए हैं वो इंजन्स रशिया के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं और चाइना वो पाकिस्तान को दे नहीं सकता जब तक रशिया उसको इजाज़त ना दे। तो आपको जो आपके एयरफोर्स का एक बड़ा मेन स्टे बन, ये अस्त्र मिसाइल है क्या? ये एयर टू एयर मिसाइल, हम लोग तो एयर टू एयर ले रहे हैं, इसके और वर्जन्स भी हैं। ये अस्त्र मिसाइल 110 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है। अपनी टेरिटरी से मारा जा सकता था वहां पे किसी भी प्लेन को और वो प्लेन गिर जाता। पाकिस्तान और कलअदम TTP के दरमियान डायलॉग और जंगबंदी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने 30 कैदियों को रिहा किया है। हम चूंकि बहुत तरक्की कर गए हैं ना, ज़ाहिर हमारी, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, कारें भी, टेक्नोलॉजी भी, तो कर्जे तो लेते नहीं हैं। मतलब कभी भूखे नंगों को भी किसी से ख़तरा हुआ है? कैसा फ्रडिया किस्म का जो है वो हमारे यहाँ ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया ने जो यहाँ पर एक मिसाइल मारा था, मतलब इंडिया ने ऐसा कहा था यहाँ पर कि गलती से आ गया है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि इंडिया ने पाकिस्तान की यहाँ पर सिस्टम चेक की है कि भाई क्या उनके पास एंटी मिसाइल्स या फिर कहे कि इस टाइप की कोई सिस्टम है कि अगर मान लीजिए इंडिया ने यहाँ पर मिसाइल्स दागे तो इंडिया के पास जैसे S-400 है, इंडिया के पास खुद का भी एक मिसाइल सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम है, तो क्या पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ है? तो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं था और इंडिया की जो मिसाइल थी वो 4-5 मिनट पाकिस्तान के एरिया में घूमती रही और फिर एक ऐसी जगह पर लैंड की जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं था। अब देखने वाली यहाँ पर बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की मीडिया में ये बात डिस्कस होती है कि मोदी जो है आपके थप्पड़ मार कर चला गया और आप कुछ नहीं कर पाए, और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इंडिया ने भले ही जो भी एक्सप्लेनेशन दिया हो यहाँ पर कि भाई हमने जो एक गलती से हो गया, लेकिन सबको पता है कि ऐसी गलतियाँ होती नहीं है। अगर मान लीजिए उस पर वॉर हेड थे, नहीं मान लीजिए कि उस पर वॉर हेड होते तो क्या हालत होती पाकिस्तान की? मतलब वो सोते रहते और सुबह अगर बाहर निकलते तो आसपास सब कुछ साफ हो गया होता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में एक ख़ास किस्म की ना फ़िज़ा बनाएगी। अमेरिका, इसराइल, भारत और सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, और इस तरह बनाएगी जिस तरह ये सारे के सारे बस हमारे ही ख़िलाफ़ हैं। हम चूँकि बहुत तरक्की कर गए हैं ना, ज़ाहिर हमारी, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, कारें भी, टेक्नोलॉजी भी, तो कर्जे तो लेते नहीं हैं। मतलब कभी भूखे नंगों को भी किसी से ख़तरा हुआ है? कैसा फ्रडिया किस्म का जो है वो हमारे यहाँ ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। ये जो इंडिया ने मारा था इधर मिसाइल, क्या कर लिया था आपने? एक एहतजाज, एटमी कुव्वत के मुंह पे थप्पड़ मार के क्या कर लिया था आपने? यानी अपने आप को सबसे पहले जब आप मुकाबले में खिलाड़ी उतरते हैं तो एक दूसरे को ज़रा तोलते हैं और ज़रा देखते हैं कि ये, बल्कि उसमें वेट भी होता है कि जी इतने वेट वाले का फ़लाँ के साथ लड़ाई है। और वो मुझे बड़ी अच्छी बात लगती थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, वो कहता है कि यहाँ पाकिस्तान में आलमी उसके मामे बने हुए थे इशूज़ के। भाईजान पहले अपना घर संभालें, क्योंकि इमरान खान यू टर्न लेने के माहिर हैं और उसका कोई ना कोई उनकी एक्सक्यूज़ जो है वो आड़े आ जाएगी वहाँ पे।
अब हो क्या रहा है कि इमरान खान के दो किस्म के बयानिया आ गए हैं। बैरून मुल्क एक और बयानिया है और अंदरून मुल्क एक और बयानिया है। अंदरून मुल्क अमेरिका मुखालिफ बयानिया है। अंदरून मुल्क ये कहानी है कि रशिया से मैं तेल इंपोर्ट कर रहा था तो उस वजह से मुझे हटाया गया। अंदरून मुल्क तो हमें ये बताया जा रहा है। बैरून मुल्क वो कह रहे हैं कि रशिया से जो डील थी वो तो 7 साल पहले हुई थी, 8 साल पहले हुई थी, और जो पार्ट्स का था वो तो 2008 से हो रहा था। वो क्या रहा है, पहले मैं आपको इमरान खान का एक क्लिप सुनाता हूं जो फॉरेन टीवी को उन्होंने कल दिया। वो क्या था, वॉच। मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, दो बातें कह रहे हैं कि मिलिट्री को, एस्टेब्लिशमेंट को हार्डवेयर चाहिए था वहां से। अब वो हार्डवेयर कैसे आता है? पाकिस्तान चाइना से JF-17 थंडर जो है वो एयरक्राफ्ट्स खरीद रहा है, और JF-17 जो है उसके अंदर जो इंजन्स लगे हुए हैं वो इंजन्स रशिया के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, और चाइना वो पाकिस्तान को दे नहीं सकता जब तक रशिया उसको इजाज़त ना दे। तो आपको जो आपके एयरफोर्स का एक बड़ा मेन स्टे बन गया JF-17 थंडर। जब आप उसके जहाज़ आप चाइना से ले रहे हैं तो उसमें रशियन इंजन्स हैं, तो ऑब्वियसली वो उस हार्डवेयर की बात करें या उस तरह की और चीज़ों की बात करें। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो गैस हमने लेनी थी ये तो 6 साल से नेगोशिएट हो रहा है, 7 साल से नेगोशिएट हो रहा है। मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो कि मैं रशिया फ्रेंडली हूँ? और सारे स्टेक होल्डर्स का ये क्रेडिट है कि वो उसमें साथ थे। क्या कहा उन्होंने, दोबारा सुने। आपने सुना कि इमरान खान ने कल कैसा यू टर्न लिया। भारत की इंडिजिनसली मेड अस्त्र मिसाइल, उसको लेने के लिए, उसको एयरफोर्स और नेवी को देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2,971 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट किया है वो जो कंपनी हैदराबाद की उसे बनाती है उसके साथ, उसका नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड वो उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो हमारी एयरफोर्स को और नेवी को अस्त्र मिसाइल देगी। अस्त्र मिसाइल बड़े अच्छे टाइम पे आ रही है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब कोई भी मिसाइल जो 37 किलोमीटर से दूर मारती है वो उसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बोलते हैं। 37 किलोमीटर क्यों? 37 किलोमीटर मतलब 20 नॉटिकल माइल इसका टारगेट होता है। 20 नॉटिकल माइल विजुअल रेंज बोला जाता है। 20 नॉटिकल माइल से दूर कोई भी है उसे बियॉन्ड विजुअल रेंज बोला जाता है। अस्त्र मिसाइल है क्या? ये एयर टू एयर मिसाइल, हम लोग तो एयर टू एयर ले रहे हैं, इसके और वर्जन्स भी हैं। एयर टू एयर मिसाइल का हम लोगों को फायदा कहां होगा? हमें फायदा वहां होगा जहां पर हमारे पास बालाकोट स्ट्राइक के बाद हमारे विंग कमांडर अभिनंदन गए थे और जाकर के उन्होंने एक F-16 गिराया, और F-16 गिराने के टाइम पर उनका भी प्लेन गिरा और वो वहां पर प्रिजनर, उन्हें पकड़ लिया गया। बाद में वो छोड़ के भी आ गए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब ऐसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अस्त्र मिसाइल 110 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है। अपनी ही टेरिटरी से मारा जा सकता था वहां पे किसी भी प्लेन को, और वो प्लेन गिर जाता। बड़ी ही काबिल मिसाइल है। इससे पहले हम रशिया की R-77, R-27ER और R-27ET मिसाइल यूज कर रहे थे इसी काम के लिए, लेकिन वो मिसाइल्स अस्त्र से एक तो इंफीरियर है, दूसरा रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उस वॉर की वजह से ये मिसाइल जो है वहां से हम लोगों के पास डिफेंस इक्विपमेंट, उसको खुद को जरूरत है अभी रशिया को, तो हमें प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसी भी चीजें हैं कि जब जरूरत पड़े और उस समय ना आ पाए, तो इसलिए हम लोगों ने अस्त्र मिसाइल अपने पास रख लिए और अस्त्र मिसाइल को हमने इंडक्ट कर लिए। अभी खरीदने का ऑर्डर दिया है। करीब करीब 7 से 8 करोड़ के बीच में एक मिसाइल की कॉस्ट है, और हमारी ये जो मिसाइल है ये INS विक्रमादित्य पे भी डिप्लॉय की जाएगी। दैट मीन्स एयरफोर्स और नेवी, हम एयर से भी और नेवी से भी हम इसको कॉम्बैट कर सकते हैं। मतलब वहां के से प्लेन उड़ेंगे तो वो भी जाकर के मार सकते हैं। एयर टू एयर मिसाइल मतलब हमारा प्लेन चल रहा है और प्लेन से फायर होती है, हमारे फाइटर जेट से फायर होती है। इस मिसाइल का बहुत अच्छा यूज है। ये आगे जाने के, ये आगे मतलब अभी तो कोई पे लगी, आगे हम तेजस और MiG-29 पे भी इंटीग्रेट कर देंगे इस मिसाइल को। ये मिसाइल जो है, जो ऑर्डर आया है अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है और मेक इन इंडिया के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मेक इन इंडिया को बहुत बूस्ट मिलेगा इससे। हम लोगों का पहले से प्लान था कि हम मेक इन इंडिया को सपोर्ट करें। ये क्या बात हुई है? आप लोगों ने ये क्या किया? ये देखिए, आज मैंने ये नोटिफिकेशन देखा, कई लोगों ने लगा रखा है, जिसमें हमारे इंडियन दोस्त भी हैं और पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, और इंडिया की जो कहना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और उन लोगों ने कहा है कि जी यहाँ से मतलब पाकिस्तान आप किसी को हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजेंगे। कभी ये हो सकता है? माने द फैक्ट कि इट वाज ट्राइड मेरे ख्याल में गलत है।
It is wrong. It is morally wrong. मैं देख रहा था मेजर गौरव आर्या, मैं उनकी एक बड़ी वीडियो वायरल देख रहा था कि जनाब देखें, वो इमरान खान ने वो काम कर दिया जो हम नहीं कर सके। यहाँ पर अहम खबर देंगे, पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग। दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए हैं। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किसका काम है हमें सही बताना, सच बताना? और उसमें मेजर गौरव आर्या इमरान खान के मुतालिक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अली साहब की बात पे मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी कि इतनी आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजेंसीज हैं और आप खुद अल्लाह रहम करे आप उन सबको एकदम से बाइस्ड बनाने जा रहे हैं। ये वही रवैया है जिसकी मैं बात कर रहा था। हम जो है ना वो ब्रेन वॉश करके, हमारे इतने मदरसे हैं ना कि बस आप पूछिए ही मत, हम उनको मदरसों में भेज देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपने न्यूज़ सुनी ली होगी कि भाई पाकिस्तान की कई सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको इंडिया ने बैन कर दिया है। मतलब उनकी जो भी सर्टिफिकेट होंगे वो इंडिया, मतलब कि यहाँ पर अगर कोई पाकिस्तानी आता है तो उसको यहाँ पर मान्यता नहीं दी जाएगी या फिर ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये उसने इतनी पढ़ाई की है, भले ही वो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिखाए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर हम सबको पता है कि कई सारी जालसाजी होती है, ठीक है। पिछले दिनों मैंने एक स्ट्रेटेजी देखी थी, या फिर कहे कि पाकिस्तान का जो भी उधर इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहती है उसमें मैंने देखा था कि जो गवर्नमेंट स्कूल थी, ऑब्वियसली कई सारे लोगों की यहाँ पर उनकी जो फ्लो होता है उसी तरफ जाता है बच्चों का पढ़ने के लिए, क्योंकि गरीबी ज़्यादा है। लेकिन हाफिज़ सईद ने एक ऐसा स्कूल खोला था जहाँ पर मॉडर्न स्कूल, अंदर AC BSc सब कुछ दी जाती थी, बहुत ही नॉमिनल फीस थी, और साथ में सारे सब्जेक्ट्स के साथ में एक सब्जेक्ट ऐसा पढ़ाया जाता था जिससे बच्चे उन खुद को पता नहीं होता लेकिन रेडिकल हो जाते हैं। मैंने एक सरदार जी है जो कि जियोपॉलिटिक्स के ऊपर मतलब एक्सपर्टाइज रखते हैं, और उनके वीडियो मैंने देखे थे और मुझे मतलब मैं शॉक हो गया था कि भाई ऐसी हरकतें भी पाकिस्तान के अंदर होती है और गवर्नमेंट ये करने देती है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। से पहले जो है जो मतलब मैं बात करना चाहूंगी वो मैं बात करूंगी भारत की, और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मैं बड़ी नाराज हूँ जी। मैं बिल्कुल बहुत नाराज हूँ। पहले मेरा इरादा था कि मैं इंडिया विजिट करूंगी, लेकिन अब मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये क्या बात हुई है, आप लोगों ने ये क्या किया। ये देखिए, आज मैंने ये नोटिफिकेशन देखा, कई लोगों ने लगा रखा है, जिसमें हमारे इंडियन दोस्त भी हैं और पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, और इंडिया की जो कहना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और उन लोगों ने कहा है कि जी यहाँ से मतलब पाकिस्तान आप किसी को हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजेंगे। मतलब कमाल करते हैं जी, ये क्या बात हुई है भला। अगर आप लोग पाकिस्तान इंडियन मतलब जो हिंदुस्तानी है या जो इंडियंस है उनको अगर आप पाकिस्तान जो है वो पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे तो कहाँ भेजेंगे भाई। सबसे बड़ी यानी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में जो है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज का नाम आता है। सबसे ज्यादा अक्लमंद और सबसे ज्यादा पढ़े हुए लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। आप चाहे गूगल देख लीजिए, चाहे आप फेसबुक देख लीजिए, चाहे आप ट्विटर देख लीजिए, चाहे आप जो मर्जी किसी भी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके सीईओज देख लीजिए। हाँ, हमें पता है वो इंडियंस लगे हुए। मैंने कब कहा कि पाकिस्तानी लगे हुए, मैंने कहा क्या, नहीं ना। हाँ, तो लेकिन वो सब लोग पाकिस्तान से पढ़ के गए हैं, ये आपको नहीं पता होगा। तो आप जाइए और उन लोगों की प्रोफाइल चेक कीजिए, अच्छे से चेक कीजिए, आंखों में आई ड्रॉप डालिएगा अगर दिखाई ना पड़े तो। जो लोग सच्चे होंगे, जो लोग अच्छे होंगे, जो लोग नेक होंगे, उनको उनकी प्रोफाइल में पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आ जाएगा। और अगर आप लोग अच्छे नहीं होंगे, आप लोग लोगों को तंग करते होंगे, आप लोग पकौड़े ज्यादा खा लेते होंगे, आप लोग जो घर में जो है ना वो खीर सारी खा जाते होंगे, तो आप लोग को नजर नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि जी ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि जब यहाँ पर आपके लोग आएंगे हायर एजुकेशन के लिए तो हम उनको पढ़ाएंगे कि जी देखिए जापान और जर्मनी के बॉर्डर आपस में मिल जाते हैं, साल में 12 मौसम होते हैं। उसके साथ साथ आप जानते ही हैं कि कहाँ की और किधर की एजुकेशन जो है वो हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो भी बहुत लाइक फाइक हैं, और हमारे एजुकेशनिस्ट जो उनकी तो क्या ही बात है। अगर आपको यकीन नहीं, मैं 1-2 आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, आप लोग फिर यकीनन मेरी बात को मान जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि जी मोदी जी आपने अच्छा नहीं किया, ठीक है ना। एक तो हम आपकी इतनी तारीफें करते रहते हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर की, हम वाह 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 करके हमारे गला सूख गया। लेकिन खैर वो हैं भी अच्छे, मगर फिर भी ये क्या बात हुई है
कि आप जो है अपने लोगों को भेजेंगे नहीं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, तो कहाँ भेजेंगे? पाकिस्तान से तो नजदीक पड़ेगा, ठीक है ना, और हम सस्ते में पढ़ा देंगे। अगले जो है ना वो आप जहाँ पे आप अपने लोगों को भेजते हैं ना, तो चाहे कनाडा भेजें, चाहे अमेरिका भेजें, चाहे यूरोप भेजें, इतने ज्यादा पैसे लगते हैं। हम जो है ना वो ब्रेन वॉश करके, हमारे इतने मदरसे हैं ना कि बस आप पूछिए ही मत। हम उनको मदरसों में भेज देंगे, वहां पे भी बड़ा जबरदस्त पढ़ाया जाता है। जब वो बाहर निकलेंगे तो आप हैरान ही हो जाएंगे। लेकिन खैर ये आपने बड़ा गलत किया, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं आपकी परमिशन से सर एक दो मैं आपको ना एग्जांपल्स देना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ के लोग जो है ना वो कितनी जबरदस्त किस्म की एजुकेशन हम अपने लोगों को देते हैं, अपने लोगों को पढ़ाते हैं कि यकीनन आप फिर ये नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे मोदी जी, मुझे आप पे भरोसा है। लेकिन पहले ये देख लीजिए, 10,05,19,121 है। 1,05,19,121। मैं देख रहा था मेजर गौरव आर्या हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कल मैं उनकी एक बड़ी वीडियो वायरल देख रहा था कि जनाब देखें वो इमरान खान ने वो काम कर दिया जो हम नहीं कर सके। हमने तो पाकिस्तान में कोई बंदूक नहीं चलाई, कोई गोली नहीं चलाई, कोई कुछ नहीं किया, और जनाब इमरान खान जो है वो इंडिया का काम कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी फौज को गालियां डलवा रहे हैं अवाम से। और बात तो सही है ये, इस बात को मैं कैसे डिनाई कर सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो अवाम है उसने अपनी फौज के खिलाफ ही हो गई। और क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने एक माहौल इस तरह का बना दिया। कभी ये हो सकता है, माने द फैक्ट कि इट वाज ट्राइड मेरे ख्याल में गलत है। इट इज रॉन्ग, इट इज मॉरली रॉन्ग कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कहते हैं ऐलान करो कि हम सही कह रहे हैं, और अगर सही नहीं है तो क्या होगा? तुम्हारी नौकरी जाएगी, तुम्हारी ट्रांसफर हो जाएगी, तुम सैक हो जाओगे। देखिए मैं ये पूछना चाहता हूं, ये किसका काम है हमें सही बताना, सच बताना? ये एक इंडिपेंडेंट आउट ऑफ पावर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का काम है। एटलीस्ट वो लोग जो आपके तहत नहीं हैं। और भाई अब देखिए क्या हुआ है। लाली साहब की बात पे मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी कि इतनी आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजेंसीज हैं और आप खुद अल्लाह रहम करे आप उन सबको एकदम से बाइस्ड बनाने जा रहे हैं। ये वही रवैया है जिसकी मैं बात कर रहा था कि अलमिया ये है कि इतनी पोलराइजेशन हो गई है यहाँ पे कि हर आदमी, हर सियासी जमात, हर बंदा ये चाहता है कि जो उसकी मर्जी का फैसला है वो ठीक हो, अगर दूसरा उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला है तो वो फैसला ही गलत है। जो लोग, मैंने पहले अर्ज किया आपसे कि जो लोग जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं आप बना लें, मैं खुद इस हक में इनको बनना चाहिए, लेकिन आज ये में मेरी बात लिख के रख लें कि अगर जुडिशल कमीशन ने भी यही फैसला दे दिया जो आज कौमी सलामती कमेटी ने दिया तो हम यहीं बैठे डिस्कस करेंगे और ये लोग यही कह रहे होंगे कि वो कमीशन जो है वो भी बाइस। आज भी उन्हीं साहब का एक कॉलम छपा है और छपा किस अखबार में है? द प्रिंट में। द प्रिंट वो अखबार है जो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ लिखता है, भारत का अखबार है। इससे ज्यादा ओपन क्या होगा कि दुश्मन के मोर्चे से बैठकर अपनी फौज के ऊपर अटैक कर। एक स्टैंड ऑफ हो गया है, सफबंदी हो गई है पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान की फौज में। जो मुझे खतरा है कि ये जो एक थ्रेट आई है कि मैं और भी बताऊंगा, अब फ्री फॉर ऑल है यार, हम मजाक उड़ा रहे हैं और वो जो साथ बैठा है हिंदुस्तान के अंदर वो आपका मजे ले रहा है, वो आपके मजे ले रहा है और सोशल मीडिया पे हमारी बैंड बजा रहा है यार। आज हामिद मीर को पूरे पाकिस्तान में कोई अखबार नहीं मिला कॉलम लिखने के लिए, पूरी दुनिया में कोई अखबार नहीं मिला, द प्रिंट में कॉलम लिखा कि ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इज्जत है। पर मैं ये नहीं कह सकता, देखिए हामिद मीर को मैं डरपोक नहीं बोलूंगा, पहली चीज ये क्योंकि वो डरता नहीं आदमी बेखौफ है। भारत में हमने कभी नहीं सुना कि फौज ने कोई ऐसी हरकत। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए पाकिस्तान के अंदर कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, पाकिस्तानी आर्मी कुछ भी यहाँ पर नंगे नाच कर ले, बलूचिस्तान के लोगों को, बलोचों को उठा ले, सालों तक उसको रिटर्न ना करे, ये भी ना बताए कि हमने उसको मार दिया है या फिर हमारे पास वो भाई साहब है या फिर कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कोई भी पत्रकार यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं कर सकता। अब आप सोचेंगे भाई इंडिया में भी तो आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं होता, लेकिन देखिए इंडिया के अंदर आर्मी स्टेक होल्डर नहीं होती जब तक इंडिया के अंदर इंडियन जो आर्मी है वो रेगुलर एक्टिविटीज़ में स्टेक होल्डर नहीं होती, जब तक डायरेक्टली वॉर जैसी सिचुएशन ना हो जाए। मतलब आप रेगुलर देखेंगे ही नहीं कि इंडियन आर्मी का कोई डिस्कशन हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में सर्वे सर्वा अगर आप देखो तो पाकिस्तानी आर्मी ही है
और इतनी पाबंदी लगाई गई है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कि भाई आप आर्मी के खिलाफ कुछ नेगेटिव नहीं बोल सकते, इवन जो सही चीज़ है वो भी आप नोट नहीं कर सकते या फिर नहीं एक्सप्लेन कर सकते, वो न्यूज़ ही गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हामिद मीर कई बार बोलता रहता है, उस पर भी हमले हो चुके हैं। और यहाँ पर इंडियन मीडिया के अंदर एक हामिद मीर की एक रिपोर्ट छपी थी और उसी के बारे में डिस्कस हो रहा है कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ यहाँ पर बोला जा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। सहाफ़ियों के मामलात के ऊपर एक आग लगी है इस मुल्क में। सहाफ़ी को 3 लोग मारते हैं और कुछ सहाफ़ी खड़े होकर कहते हैं जी ISI वालों ने मारा। उसके बाद पाकिस्तान की ISI के ऊपर पर्चा भी करवाने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर मुल्क की कौमी सलामती के इदारों को गालियां देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बहुत गंदे अल्फाज का चुनाव करते हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। आज भी उन्हीं साहब का एक कॉलम छपा है और छपा किस अखबार में है? द प्रिंट में। द प्रिंट वो अखबार है जो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ लिखता है। भारत का अखबार है, शेखर गुप्ता का, वो इसके एडिटर इन चीफ हैं। 2017 में उन्होंने शुरू किया था और इस अखबार के अंदर कॉलम लिखा, पूरी दुनिया में कोई और अखबार ही नहीं मिला, तो उस अखबार में कॉलम लिखा जो अखबार पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को लताड़ने के लिए पूरी दुनिया में मकबूल है। और जितने लोग पाकिस्तान से भागकर बाहर जाते हैं ना, जो रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ एक जंग की कैफियत में है, वो सारे लोग इसी अखबार में कॉलम लिखते हैं। हुसैन हक्कानी का कॉलम इसी अखबार में, अब मारवी सरमद इसी अखबार में, अब एक तकी साहब हैं वो भी इसी, ताहा सिद्दीकी इसी अखबार के अंदर, फिर जो रेहाम खान वो भी इसी अखबार के अंदर लिखती हैं, फिर गुल बुखारी इसी अखबार के अंदर लिखती हैं। तो और बहुत सारे नाम हैं जो इस अखबार के अंदर लिखते हैं पाकिस्तानी, और ये सारे वो पाकिस्तानी हैं जो भागे दौड़े हुए हैं और जो पाकिस्तान के इदारों से या रियासत पाकिस्तान के साथ एक लड़ाई की कैफियत में है। ये एक इंडियन अखबार है द प्रिंट, उसने लिखा कि एक स्टैंड ऑफ हो गया है, सफबंदी हो गई है पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान की फ़ौज में। पाकिस्तान के सारे सहाफ़ी एक तरफ, फ़ौज एक तरफ। ये इंडिया इसको प्रोजेक्ट कर रहा है और पूरी दुनिया के सामने कर रहा है, और दुनिया इसी तरह उसी ऐनक से पाकिस्तान को देखना चाहती है जो ऐनक इंडिया से बन रही है। हमारे यहाँ पे इस लड़ाई का बहुत फ़ायदा उनको हो रहा है। पाकिस्तान के सहाफ़ियों को इस वक्त क्या करना चाहिए सर? देखें, ये जो सिचुएशन जो हमने देखी है अभी सोशल मीडिया के ऊपर, ये बड़ी डिप्लोरेबल है और बड़ी अफसोसनाक है कि जिसकी वजह से हम कायम हैं आप उनको हिट कर रहे हो। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। मैं तो नाम लेता हूं, हामिद मीर को नहीं चाहिए था ये काम करना। अब बात आती है कि कोई पर्सनालिटी किसी के मुतालिक अगर तुम कर रहे हो, यार मेरे तो टांगे नीचे से निकल गई, मैं बीवी का ये हो जाएगा, मेरी टांगे खुदा की कसम निकल गई कि यार हम अपने जनरल्स की ये इज्जत करते हैं। और फिर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जनरल मुशर्रफ के मुतालिक, हाउ डेयर एनीबडी स्पीक अबाउट द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ विद द सर्विंग और प्रीवियस वंस, कि इस तरह की बात करते हो तुम हमारे चीज को। आप क्या मैसेज दे रहे हो जवान्स को, आप क्या मैसेज दे रहे हो एक आर्म सोल्जर को कि ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इज्जत है? हम क्या करते हैं, हर कोई प्राइम मिनिस्टर पुराना हो उसकी मां बहन कर देते हैं, कोई सर्विंग हो उसकी मां बहन कर देते हैं, कभी जजेस की मां बहन कर देते हैं। यार क्या कर रहे हैं हम अपने जो आपके जो डिस्टिंग्विश्ड जजेस हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं, व्हाट आर वी डूइंग विद दिस कंट्री? हम फ्री फॉर ऑल है यार, हम मजाक उड़ा रहे हैं और वो जो साथ बैठा है हिंदुस्तान के अंदर वो आपका मजे ले रहा है, वो आपके मजे ले रहा है और सोशल मीडिया पर हमारी बैंड बजा रहा है। यार आज हामिद मीर को पूरे पाकिस्तान में कोई अखबार नहीं मिला कॉलम लिखने के लिए, पूरी दुनिया में कोई अखबार नहीं मिला। द प्रिंट में कॉलम लिखा जो लगातार लिखता ही पाकिस्तान के खिलाफ है, रियासत और फौज के खिलाफ लिखता है, उसका रिकॉर्ड है कि वो फौज के खिलाफ लिखता है, तो सिर्फ इसी में कॉलम लिखना था। व्हाट काइंड ऑफ एक्शन? इससे ज्यादा ओपन क्या होगा कि दुश्मन के मोर्चे से बैठकर अपनी फौज के ऊपर अटैक कर। देखें, मैं आजकल के दौर में 5th जनरेशन जो वॉरफेयर चल रहा है, इसमें मोर्चा किसको कहते हैं? प्रोपेगेंडा टूल को। इसमें मोर्चा कहते हैं द प्रिंट को। हम यहाँ मोर्चा हम भी एक मोर्चे में बैठे हुए हैं, यहां से हम दुश्मन को जो खतरा है कि ये जो एक थ्रेट आई है कि मैं और भी बताऊंगा, हाँ। ये तो एक ओपनिंग है और आप क्या बताएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यहां तो मेरे आर्मी चीफ की और आर्मी की रेपुटेशन इज एट स्टेक। तो अगर आपने बोतल और कोई खोलनी है और लोगों को बताना है, ये गैर मुल्की एजेंडा है, इसके पीछे हुसैन हक्कानी निकलेगा, CIA निकलेगी और चैलेंज है राह निकलेगी। एक शख्स ने 15 दिन पहले कहा था कि मैं बहुत बड़ा खड़ाक करने लगा हूं। अच्छा, बहुत बड़ा खड़ाक करने लगा। उसके बाद ये मार कुटाई और सारे वाकयात। 3 दिन बाद कुछ साफियों की मीटिंग हुई। ये चंद साफी हैं, इनका अपना मौका है, मैं जान के किसी का नाम नहीं ले रहा,
क्योंकि मुझे इनके नाम भी लेने पड़े। जनरल साहब को एक चीज, जनरल साहब देखें, ये अगर आप 5th जनरेशन वॉर की बात है तो यहाँ पे तो हथियार फिर यही है ना, प्रोपेगेंडा एक हथियार है, उसकी बम्बारमेंट होती है। अब आज का ही मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि द प्रिंट को इस्तेमाल कर रहे हैं इस मकसद के लिए, और द प्रिंट आप जानते हैं क्या है और कहाँ से चलता है और उसका एजेंडा क्या है। सर ये क्या चल रहा है, सात फोरम वाले जो हैं, हसन हक्कानी साहब और उनके सारे साथी, वो सारे इस पे लिखते हैं द प्रिंट के ऊपर। इमरान, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जैसे अभी मेरे दोनों साथी कॉलीग्स जो बात कर रहे हैं दोस्त, बात ये नहीं है, बात ये है कि आज़ादी सहाफ़त किसी भी सोसाइटी में एक मिरर किसी होती है जो फैक्ट को फैक्ट दिखाती है। पाकिस्तान में फौज के ही इदारे ज़्यादातर इस तरह की हरकतें करते हैं। भारत में हमने कभी नहीं सुना कि फ़ौज ने कोई ऐसी हरकत की हो। भारत में हम देखते हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट सुबह शाम ट्विटर पे बैठे हुए और यूट्यूब पे, अपने टीवी चैनलों पे आज की भारतीय सरकार को बुरा भला कहते हैं और वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करते हैं और कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। हामिद मीर को बात करने का हक है। पर मैं ये नहीं कह सकता, देखिए हामिद मीर को मैं डरपोक नहीं बोलूंगा, पहली चीज ये, क्योंकि वो डरता नहीं, आदमी बेखौफ है। पाकिस्तान में बीच में शहर के खड़े होके फौज का नाम लेना कि हामिद मीर सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, मेरा ये मौकिफ है कि दैट इज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। वो बहुत बड़ी बात है, वहां पे खड़े होके फौज के खिलाफ बोलना, बहुत गुर्दा चाहिए।